क्राइम की दुनिया में कुछ राज गहरे होते हैं और हर एक चेहरे में कई चेहरे छिपे होते हैं और हत्या के दाग बड़े गहरे होते हैं और मिटाने को सुराग परत दर परत कई पहरे होते हैं। लेकिन हर पर्दा हटेगा और हर राज खुलेगा। क्राइम सीन में बचता हर अपराधी फिरेगा। नमस्कार, क्राइम सीन में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं इश्तियाक अहमद। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं क्राइम में छिपी गुत्थी को सुलझाने के लिए। और आज हम क्राइम सीन में खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी के एटा जिले से, जहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई और यहां मंदिर की छत पर सो रहे साधु की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। और वहीं आपको बता दें कि यूपी के एटा जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई और यहां पर एक मंदिर की छत पर सो रहे साधु की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। और मंदिर में सो रहे साधु की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और वहीं साधु की गर्दन और चेहरे पर कुल्हाड़ी से कई वार किए जाने की जानकारी मिली है और साधु की हत्या का आरोप रज्जाक नाम के युवक पर लगा है। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक साधु के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया और वहीं आरोपी रज्जाक को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ये पूरा मामला एटा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नगला जगरूप का है और बताया जाता है कि गांव गढ़ी तालुका निवासी 52 वर्षीय साधु कृपाल सिंह एक महीने पहले ही मंदिर में रहने आए थे और बीती रात रज्जाक नाम का युवक उनके पास आया और उनके साथ ही भोजन किया। और वहीं आरोप है कि किसी बात को लेकर कुछ बहस होने पर आरोपी रज्जाक ने साधु कृपाल की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। जब सुबह गांव के लोग मंदिर में पहुंचे और पूजा अर्चना करने गए तब साधु का शव मंदिर परिसर में पड़ा मिला था। अब वहीं इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव जारी है और बिहार में तीसरे चरण के दौरान सिवान में शुक्रवार को 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ और इस दौरान कई हिंसा की घटनाएं सामने आई। तो वहीं शनिवार की सुबह युवक का शव बरामद होने के बाद हड़कंप मच गया और घटना हसनपुरा एमएच नगर थाना क्षेत्र के कारमासी मध्य विद्यालय के पास की और वहीं स्थानीय लोगों ने यहां खाड़ी में शनिवार की अलसुबह एक युवक का शव देखा और शव मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और इसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई और मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के लहेजी स्थित नरकुल भगत के टोला निवासी रंजीत यादव के रूप में हुई है। और सूचना के बाद पुलिस मौके ने युवक के शव को खाड़ी से निकलवाया और पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की और इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। और घटना की सूचना मिलते ही सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि शुक्रवार को पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद मृतक रंजीत यादव जीरादेई थाना क्षेत्र के टेपहा बाजार स्थित अपने ससुराल गया था और ससुराल से रात में ही वापस अपने घर के लिए निकला था, लेकिन घर नहीं पहुंचा और शनिवार की सुबह उसका शव बरामद किया गया। और वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है और वहीं पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से अभी बच रही है। और वहीं स्थानीय थाना प्रभारी अभिषेक कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया में शुक्रवार को जमीन विवाद में जमकर बंदूकें गरजी और थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर दिन दिहाड़े 12 से अधिक राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया। और इधर पुलिस को दिन दिहाड़े हुई इस घटना की कानो कान खबर तक नहीं हुई और घटना मनुआपुल थाना के पास की और जानकारी के अनुसार NH 727 स्थित जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी क्रम में एक पक्ष शुक्रवार को जमीन पर कब्जा की नीयत से निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंचा और ऐसे में दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों तरफ से विवाद होने लगा और दूसरे पक्ष के लोगों ने भी लाठी डंडा लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचे लोगों को रोकना चाहा और इस बात से नाराज एक पक्ष के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और फायरिंग होते ही मौके पर भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हालांकि किसी तरह
स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फायरिंग कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। और दिन दिहाड़े एनएच पर घटी इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल था। और वहीं जबकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, और वहीं इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। और वहीं मुजफ्फरपुर के कांटे थाना क्षेत्र के दामोदरपुर की रहने वाली एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और वो मनियारी केरमा स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती थी और उसकी पहचान रितु कुमारी के रूप में हुई है। और घटना की सूचना मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई और उसके पिता अरुण महतो ने हत्या करने का आरोप लगाया, लेकिन किसी का नाम पुलिस को नहीं बताया। और कांटे थानेदार कुंदन कुमार ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिजन के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वहीं बताया गया कि युवती सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में किराए पर कमरा लेकर रहती थी और यहीं से प्रतिदिन ड्यूटी करने जाती थी। और परिजनों को देर रात सूचना मिली कि उसका शव एसकेएमसीएच में रखा हुआ और वो लोग तंग रह गए और भागते हुए अस्पताल पहुंचे तो देखा कि इमरजेंसी के बाहर उनकी बेटी का शव पड़ा हुआ है और उसकी स्कूटी भी वहीं पर थी। और अस्पताल कर्मियों ने इस संबंध में पूछताछ की, लेकिन किसी ने ठोस जानकारी नहीं दी। और छानबीन के क्रम में ही पता लगा कि उसकी मृत हालत में ही कोई वहां पर छोड़ गया था। और परिजन ने एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी सुमन झा को सूचना दी और उन्होंने शव की जांच करने के बाद डॉक्टरों से विचार विमर्श किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और वहीं परिजनों का कहना है कि गले पर काला निशान था, जिससे स्पष्ट है कि किसी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और अब पुलिस कच्ची पक्की उस मकान पर जाकर पता लगाएगी और जहां वो किराए पर रहती थी। अब मकान मालिक से भी पूछताछ होगी, तभी इस संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। अब वहीं बिहार की सबसे बड़ी दवा की मंडी पटना के जीएम रोड में बड़ी जालसाजिश हो रही है और 48 घंटे में 2 बार हुई औषधि विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ और जो दवाएं सीधे अस्पताल को सप्लाई की जाती है वो स्टॉकिस्ट से बेचे जा रहे हैं। और 2 दिनों की छापेमारी में हुए इस खुलासे के बाद अब मंडी के कई दुकानदार रडार पर हैं और औषधि विभाग की टीम अन्य कई दुकानों पे छापेमारी की योजना बना रही है। और पहले दिन 2 दुकानों पर छापेमारी में 12 से अधिक दवाओं का नमूना जांच के लिए भेजा गया था और दूसरे दिन भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण की टीम की छापेमारी में जीएम रोड के महिमा पैलेस बिल्डिंग में चल रही थोक दवा की फर्म श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज में छापेमारी के दौरान बड़ा खुलासा हुआ और यहां से 24 प्रकार की ऐसी दवाएं मिली जिसका बिल नहीं मिला और इन सभी दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। और वहीं 5 संदिग्ध दवाओं का सैंपल भी लिया गया जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा और इसमें डायबिटीज, एंटीबायोटिक और हाइपरटेंशन की दवाएं शामिल है। और छापेमारी में ऐसी दवा भी मिली है जो अस्पताल में सप्लाई होती है और इस दवा को टीम ने जब्त कर लिया है। और वहीं बड़ा सवाल ये है कि ये दवाएं कहां से आई हैं और स्टॉकिस्ट कहां से लाए। और छापेमारी के दौरान लगभग 10,000 रुपए की दवा जब्त की गई। और सहायक औषधि नियंत्रक विश्वजीत दास गुप्ता ने बताया कि छापेमारी शुरू होते ही सभी दवा दुकान वाले अलर्ट हो गए, लेकिन अभी छापेमारी जारी रहेगी और अवैध तरीके से दवा भंडारण और बिक्री करने वालों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में रोहतक के बलोट गांव निवासी युवक रोहित की हत्या कर ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के नाले में फेंकने वाले शातिर सीरियल किलर नवीन को यूपी एसटीएफ और थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और आरोपी नवीन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो अब तक आधा दर्जन से ज्यादा हत्याएं कर चुका है और गदर नाम से गैंग चलाता है और नवीन अपने दुश्मनों को पानी में डुबोकर मारता है। और वहीं एसटीएफ ने बताया कि आरोपी का ये स्टाइल अन्य अपराधियों से बिल्कुल अलग है। और रोहतक के बलोट निवासी राजभवन ने नॉलेज पार्क थाना पुलिस से 27 जुलाई को शिकायत की थी कि उनका बेटा रोहित 24 जुलाई की सुबह 10 बजे रोहतक के लिए आसन गांव निवासी सौरभ उर्फ सिक्कू से मिलने के लिए निकला था। और रोहित की मां ने उसी दिन दोपहर 3 बजे कॉल की तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया था
और परिजन ने रोहित की तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और अगले दिन सौरभ ने परिजनों को जानकारी दी कि उसने रोहित को रोहतक के सांपला कस्बे से दिल्ली जाने वाली बस में दोपहर 12 बजे बैठा दिया था। और दोपहर 12:30 बजे कॉल कर रोहित ने सौरभ को बताया था कि वो दिल्ली के पीड़ागढ़ी जा रहा है। और 27 जुलाई को रोहित का शव ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित नाले में पड़ा मिलने की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी थी। और परिजन ने इस मामले में अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज करने की तहरीर दी थी। और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। और पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नवीन ने बताया कि अपने भाई संदीप और दोस्तों के साथ मिलकर उसने 2007 में आपसी रंजिश के चलते गांव के ही राज सिंह की हत्या कर दी थी। और इसके बाद 2015 में मेरे भाई और दोस्त ने गोहाना में सिटी केबल वाले भगत सिंह से रंगधारी मांगी थी। और 2015 में भी उन्होंने अपने साथियों के साथ नहारा गांव के मास्टर, जो शराब का ठेकेदार था, उसका अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगी थी। और इसके बाद नवीन ने साल 2019 में अपने दोस्त प्रवीण और बिट्टू की हत्या में शामिल आरोपी रवि, सोनू और अक्षय को पानी में डुबोकर मार डाला और उनकी लाश को खतौली नहर में फेंक दिया था। और वहीं गाजियाबाद में कई ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें संपत्ति के लालच में अपनों का ही कत्ल कर दिया गया। और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और छोटा सा झगड़ा ही खूनी रंजिश में बदल जाता है और रिश्ते तार तार हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया मामला अब गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके के सुदामपुरी क्षेत्र में दिखने को मिला। और यहाँ संपत्ति के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से कई वार कर दिए। और इस घटना से आसपास सनसनी फैल गई और भीड़ भी इकट्ठा हो गई और लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं रुका। और इस घटना की लाइव तस्वीरें भी सामने आई, जो अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाली दिखाई देती है। और आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। और इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सीओ प्रथम महिपाल सिंह ने बताया कि बाईपास पुलिस चौकी क्षेत्र के सुदामपुरी में एक ही परिवार के मोहम्मद उस्मान और उसका 32 वर्षीय छोटा भाई अंजेब अली रहते थे। और मोहम्मद उस्मान और जाने आलम से अंजेब अली प्रॉपर्टी को लेकर आपस में विवाद चल रहा था और अचानक ही झगड़ा बढ़ गया। और मोहम्मद उस्मान जाने आलम ने अपने भाई अंजेब अली पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हालांकि आसपास खड़े लोगों ने दोनों का बीच बचाव करने का प्रयास किया, लेकिन तब तक छोटा भाई लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया। और आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में अंजेब आलम को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल आरोपी दोनों भाई मौके से फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। और वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग की घटना सामने आई है। और फायरिंग की इस घटना में एक छात्र को गोली लगने की भी खबर है और घायल छात्र को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और घायल छात्र की हालत गंभीर बताई गई है। और वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। और जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम की एसजीटी यूनिवर्सिटी के परिसर में शुक्रवार को सब कुछ सामान्य चल रहा था और इसी बीच अचानक एक छात्र ने एक दूसरे छात्र पर फायर झोंक दिया। और फायरिंग की इस घटना में छात्र को गोली लगी और गोली लगने के बाद छात्र लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। और ये देख आसपास मौजूद छात्र घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और छात्रों ने गंभीर रूप से घायल छात्र को उपचार के लिए तत्काल एसजीटी यूनिवर्सिटी के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी थी, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई। और वहीं घायल छात्र का विनीत बताया जा रहा है और बताया जाता है कि विनीत पर लक्की नाम के छात्र ने गोली चलाई और विनीत के घायल होने के बाद गोली चलाने का आरोपी छात्र लक्की मौके से भाग निकले में सफल रहा। और घटना की सूचना पाकर पहुंची गुरुग्राम पुलिस ने घटना की तहकीकात शुरू कर दी और शुरुआती जानकारी में वारदात के पीछे एक लड़की से बदतमीजी को वजह बताया जा रहा है और लक्की की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात फायरिंग तक जा पहुंची और यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई फायरिंग की वारदात से छात्रों में दहशत है। और वहीं राजस्थान के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी में बीती रात 3 घरों में चोरी हुई और ये परिवार अपने घरों कूलर लगाकर सो रहे थे
और चोर ने बेहद शातिराना तरीके से कूलर में बेहोशी की दवा स्प्रे कर दी और इसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया और चोर ने बड़े आराम से घरों का कोना कोना छानकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और यह शातिर चोर पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कूलर में स्प्रे डालता कैद हो गया और पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी। दरअसल कूलर की हवा में सो रहे परिवारों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि चोर कूलर को ही चोरी का सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे और चोर ने पहले कूलर में बेहोशी की दवा का स्प्रे किया, फिर बड़े आराम से घर का कोना कोना छानकर नकदी और कीमती सामान चुरा ले गए। और एक के बाद इस शातिर चोर ने 3 घरों में इसी तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एक पीड़िता का कहना है कि चोर उनके घर से करीब 11,000 रुपये और उनके पड़ोसियों के 17,500 रुपये चुरा ले गए। और इसके अलावा उनके घर की पिछली गली में भी चोरी हुई और पीड़ित महिला हर रोज सुबह 4 बजे उठती थी, लेकिन उसकी नींद 6 बजे खुली। और इस मामले में पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि चौधरी कॉलोनी में चोरी की वारदातें हुई हैं और सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। और सभी का कहना है कि जब वो सुबह जागे तो उनके सिर में दर्द था, इसलिए सभी का मेडिकल भी करवाया गया। वहीं राजस्थान के बीकानेर जिले में सत्ताधारी कांग्रेस के एक नेता की बर्बर पिटाई की घटना सामने आई और घटना बीकानेर के नोखा कस्बे की और नोखा के देहात कांग्रेस अध्यक्ष मेघ सिंह को सिर में गंभीर चोट आई है और कांग्रेस नेता को घायल अवस्था में उपचार के लिए नोखा के बगड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने पीबीएम अस्पताल के ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। और वहीं जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के नोखा देहात अध्यक्ष मेघ सिंह गुरुवार की शाम को करनी माता के दर्शन कर देशनोक से लौट रहे थे और मेघ सिंह नोखा कस्बे तक पहुंचते कि कुछ युवकों ने उनकी कार रोक ली और लाठी डंडों से लैस युवकों ने मेघ सिंह की कार किनारे लगवाई और उन्हें वाहन से बाहर खींच लिया और मेघ सिंह को कार से बाहर खींच युवकों ने उन पर लाठी डंडों से वार शुरू कर दिया और मेघ सिंह जमीन पर गिर पड़े और सिर में चोट आने और खून बह रहा था, लेकिन युवक लाठी से वार किए जा रहे थे और मेघ सिंह के सिर में गंभीर चोट आई और उनके दोनों पैर भी फ्रैक्चर हो गए। युवक ने सिर और पैर पर ज्यादा वार किए और कमर पर भी वार किए गए और वहीं युवक मेघ सिंह पर तब तक वार करते रहे जब तक कि वो थक नहीं गए और वारदात को अंजाम देने के बाद युवक आराम से बोलेरो पिकअप में सवार होकर मौके से भाग निकलने में सफल रहे और मौके पर तमाशबीनों की भीड़ जुट गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति ताबड़तोड़ चलती लाठियों के बीच पहुंचकर बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और हमलावरों ने मेघ सिंह की कार का गेट भी तोड़ दिया और शीशे भी फोड़ दिए गए। और बताया जाता है कि घटना का वीडियो सामने आने के बाद भी यह एफआईआर दर्ज नहीं की गई और हालांकि पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल में जाकर कांग्रेस नेता से घटना के संबंध में जानकारी ली है। और वहीं यूपी के सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित रिश्तेदार में आए 2 युवकों के खिलाफ पुलिस ने किशोरी के कलमबद्ध बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज किया। हालांकि इससे पहले इस मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज किया था और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजने की कार्रवाई की है। और वहीं पिसावा इलाके में एक गांव में 2 युवक रिश्तेदारी में आए थे और इसी गांव की रहने वाली एक किशोरी मंगलवार शाम गांव के बाहर नित्य क्रिया को गई थी और किशोरी का आरोप था कि दोनों युवक ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया और थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में दोनों पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद किशोरी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर कलमबद्ध बयान कराए और बताते हैं कि कलमबद्ध बयान में किशोरी ने दोनों युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा और इसके बाद पुलिस बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया और एसओ पिसावा भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मामले आरोपी रामकोट इलाके के शाहपुर निवासी खुशीराम, लखीमपुर के पिसागावा इलाके के मंडैया निवासी आकाश के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और विरोध करने पर मारपीट जैसी धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया और वहीं नामजद दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए और दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसी के साथ क्राइम सीन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।